बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। शहर का मौसम कल बड़ा खुशगवार था, बड़ा ज़बरदस्त एहसास था, लेकिन जैसे जैसे साथ न्यूज़ देख रही थी दिल को जो है वो परेशानी भी होती है। जिस तरह से दूसरे शहरों में बारिश की वजह से लोग अपने घरों से महरूम हो रहे हैं, तो हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत अगर बरसाए तो सब पर वो रहमत ही हो, कहीं जहमत ना हो, क्योंकि हमारे ही वो बहन भाई हैं जो इस वक्त परेशानी में हैं। सो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आप कोशिश कीजिए कि दूसरों के लिए आसानी का सबब बन सके। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज, खबरें क्या हैं जी। पहली खबर है कातिल डोर के सदेबाप के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, पतंगबाजी पर 5 साल कैद होगी। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर फौरी तब्दील, मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिश से रंग ले आई, बिजली ओवर बिलिंग की मद में सारिफीन को अरबों का रिलीफ देने का फैसला। मुफ्त सोलर पैनल की तकसीम का मंसूबा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रार अफराद सोलर स्कीम से आउट। सो ये हैं आज की खबरें। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। साफ वाज़े तौर पे मैं तो कहती हूँ इसको स्क्रीन पे बड़ा करके जरा चला दें कि 5 साल कैद होगी। पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है, अब जो पतंगबाजी करेगा उसकी बचत नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत इस पे इम्प्लीमेंट करा सकेगी, रिट गवर्नमेंट की इस पे नजर आएगी भी कि ये खबर की हद तक रहेगा। आमिर भाई देखिए, ज़रूरी तो यह है कि कानून साजी वैसे ही ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी जुर्म जो है वो करने वाले के पहले एक दफ़ा हाथ कांपे। देखिए, इस्लाम ने सख्त सज़ाएं रखी इसलिए थी। आपको पता है राहज़नी की, जो आजकल हर एक मोटरसाइकिल से आता है, मोबाइल छीन के ले जाता है, पर्स ले जाता है, उसकी सज़ा क्या है? एक तरफ का हाथ, एक तरफ का पाँव। बिल्कुल सही कहा आपने अगर लेफ्ट साइड का उसका हाथ काटा है तो राइट साइड का पाँव काट दें उसका। अगर ये किया होता तो कभी आपको दंदनाते आप एक दफा करके देखें। कत्ल की सजा आप सरेआम जरा फांसी दे के देखें। आप जना की सजा अगर आप रिजम जो कि संसारी है वो करके देखें, एक एक दफा कर दीजिए। देखिए, इस्लाम माशरे को सुधारना चाहता है, माशरे को बिगाड़ना नहीं चाहता है। मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहता हूँ कि यार ये आप मोटरसाइकिल पे हेलमेट ना पहनने वाले को 2000 रुपये जुर्माना करते हैं। मैं कहता हूँ ये जुर्माना कोई हल नहीं है। इसकी मोटरसाइकिल 10 दिन के लिए बंद कर दे, 15 दिन के लिए, ये काम पे ना जा सके। ये रक्षा लेके टैक्सी लेके जाए, इसको एहसास हो कि इसने क्या जुर्म किया था। सही बात है। इसी तरह ये सजा तो बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त होनी चाहिए। कातिल डोर है। मैं खुद पतंगबाजी करता रहा हूँ, बचपन में हम अंदरून शहर रहते थे, उस वक्त ना ऐसे आसास थे ना ऐसी डोरे थी। नहीं करता रहा हूँ। अच्छा, ये कहा करता हूँ नहीं। तोबा, मेरे घर में एक आके पतंग गिर गई थी। यकीन करेंगी कि मैंने सिर्फ उसको उसे करके उठाया है तो मेरी बेटी रोने लग गई थी। उसने कहा खबरदार ये ना उठाने, ये कातिल है। सही बात है, ये बहुत खतरनाक। और जब तक उसने अपने हाथ से उसको फाड़ के फेंक नहीं दिया उसको चैन नहीं आया। मैं वैसे बता रहा हूँ, अब वो पतंगबाजी एक कातिल बन गया है, वो एक खेल नहीं रहा। तो इस कातिलाना खेल के खिलाफ जो है जितनी सख्त सजाएं, लेकिन कह रहे हैं क्या कि पंजाब पुलिस है ये लोगों पर नजायज़ असला डालती है, ये लोगों पर नजायज़ हेरोइन डालती है, ये लोगों पर नजायज़ आपके राना सनाउल्लाह पे 30 किलो डाल दी थी। आप मेरी तरफ ऐसे देख रही हैं जैसे नहीं आपके मतलब मेरे भी वज़ीर दाखिला रहे हैं, वो आपके भी वज़ीर दाखिला, अगर उन पर डाल सकती है तो फिर किसी पे भी डाल सकती है। मैं सिर्फ एक मिसाल ये इसलिए दी है। तो अब तो ये बड़ी आसान होएगा। वो कहेगा तेरे बच्चे को असीं पतंग बरामद कराने देखने दें। हाँ, इसमें कानून साजी जरूर करें कि आपके पास वीडियो एविडेंस होए उसकी पतंगबाजी का, अपनी छत पे करते हैं, तब तो आप चाहे मेरी तरफ से भाई उसके सो जो मर्जी सजा देना, कोई इस्लामी सजा है तो वो भी तजवीज़ कर लें इसकी। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ एक तजवीज़ आपने भिजवा दी और महकमा दाखिला ने कह दिया कि जिसपे 5 साल सजा 20 लाख रुपये जुर्माना, और अगर ये दोबारा करे तो ये। आपकी सिलेक्शन मुझे पसंद आई है। वकास से एक सवाल मुझे ये करना है। वकास, पंजाब पुलिस को सब पता है कि कहाँ पर ये कातिल डोरे तैयार हो रही हैं, कहाँ पर ये पतंगे तैयार हो रही हैं, वहाँ पर कोई प्लान है छापा मारने का? अच्छा, वैसे तो ना जैसे अमर भाई ने कहा ना, जितना भी कोई इंसिडेंट होता है ना शहर में, वो पुलिस के लिए ईद जैसा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद पुलिस की दिहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं।
ये जो अमर भाई ने बात की ना, ये बिल्कुल सही है। ये एक आपने एक्सप्लॉयटेशन का टूल दे देना है पुलिस को ना जी, आप कर लें। अभी भी कानून है ना कि आपने रोकना है, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सप्लाई भी हो रही है, और गवर्नमेंट इतनी सीरियस है, तो फिर भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब दूसरे शहरों में अगर ये कातिल डोर बन के जा रही है, लेट्स सपोज यहाँ पर नहीं होती है पतंगबाजी, वहां पर भी तो नुकसान है ना। अभी तो आप जड़ को क्यों नहीं पकड़े? सवाल पिछले तो दिनों ये है। आपको याद होगा एक बड़े सीनियर ऑफिसर ने कहा कि कराची से सप्लाई आ रही है। अगर आपको पता है कराची से सप्लाई आ रही है, तो क्या आप उस सिंध पुलिस को एतमाद में लेके या थ्रू गवर्नमेंट आप नहीं कह सकते यार इसको सप्लाई रोकें? मेरे तो इस तजवीज़ में सबसे पहले ये है कि ये बदकिस्मती है हमारी कि हमने एक बड़ा रंगीन फेस्टिवल जो था अपने शहर का, सकाफत का, उसको आज पाबंदियों में जकड़ दिया और जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके 5-10% वो लोग हैं जिन्होंने केमिकल और धाती डोर इंट्रोड्यूस करवाई, अभी भी मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। अब 5-10% नहीं है जो मैं ये कह रहा हूँ, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इस शहर में, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनको नहीं काबू कर सके ना, और आपने पूरे फेस्टिवल का तहस नहस कर दिया। ठीक है, जाने ज़्यादा अहम है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब ऐसा नहीं कर सकते ना कि अगर अब आप देखें ना, रोड हादसा, ट्रैफिक हादसा होते हैं, तो आप उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आपने एनालाइज़ किया कि यार हेलमेट ना पहनना एक बड़ा इशू है, आपने वो कंपेन स्टार्ट कर दी। तो अगर आप सारी गवर्नमेंट ये समझती है कि डोर तो नहीं देखती ना कौन कहाँ का है, किस शहर का है और कहाँ मैंने लगना है, तो सारी गवर्नमेंट अगर सारे प्रोविंशियल की गवर्नमेंट अगर संजीदा है, तो आपके इस मुल्क में जो 5-10% लोग केमिकल डोर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका खाम माल सप्लाई हो रहा है, क्या हम वो चेन नहीं तोड़ सकते? बात फिर वही आ जाती है ना, जैसे हम चिंची रिक्शे की बात करते हैं, अभी भी चिंची रिक्शे बन रहे हैं, गवर्नमेंट की परमिशन से बन रहे हैं। तो अगर वो कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, तो आप उसको गले पड़ जाते हैं कि ये आप माल रोड पे नहीं आ सकते, आप जेल रोड पे नहीं आ सकते। तो भाई आप चिंची रिक्शों की प्रोडक्शन बंद कर दें। सेम केस ये है कि आप धाती डोर बनाने वालों को बंद कर दें। जब मार्केट में एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं कहाँ से धाती डोर लेके आऊँगा? एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई कि हमने अक्सर वो हाईवेज पे और मोटरवेज पे लिखा हुआ पढ़ते हैं हम, स्पीड थ्रिल बट स्किल्स, यही है ना? थ्रिल तो ज़रूर है। अच्छा, ये थ्रिल आप अगर चोलिस्तान में जाकर देखें तो जीपें दौड़ा रहे होते हैं, वो खतरनाक तरीके से दौड़ा रहे होते हैं, उसमें कोई ऐसी, लेकिन उस पर कोई इतराज़ नहीं करता है। अगर ये बसंत मनाना इतना ही कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी खुली जगह जो है उसको कार्डन ऑफ कर दिया जाए। डोर तब भी ये नहीं होनी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे कर दें, आप चोलिस्तान में ले जाएं इसको, उसको अगर तो उससे तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। उससे ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है ना, सही कह रहे हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की अगर तफरी देना ही चाहते हैं, अगर जैसे वकास ने कहा कि बहुत रंगीन है, मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा जो कि जिनका बचपन इसमें गुजरा, हमने दिन से रात की बसंत को होते देखा है, हम वो लोग हैं। ये बसंत रात की ऐसे ही शुरू नहीं हुई थी, हमने वो सारा अंदरून शहर का माहौल, वो कल्चर देखा हुआ है। जब गजरेले पका करते थे, पूरी हलवा तला जाता था, रोस्ट बना करता था, बिरयानियाँ बनती थी, दूसरे शहर से लोग मनाने आते थे लाहौर में बसंत, दूसरे ममालिक से आते रहे। अब अगर आपने ये बसंत त्यौहार मनाना है, उसको आप कहीं दूर ले जाके वहाँ पर एक कार्डन ऑफ एरिया करें, और उस एरिया के अंदर आपने जो पतंगबाज हैं उनका मुकाबला कराएं, उनका आप जो काटे उसको कोई इनाम शनाम दें, तो मेरा हाल है ये खेल वहाँ पे खेला जा सकता है। अब ये शहरों में मुमकिन नहीं रहा। एक बात, दूसरी बात है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमने आज तक इस पहलू पर कभी नहीं सोचा कि यार ये मोटर बाइक बनाने वाली कंपनियां जो हैं, ये चंद हज़ार रुपए की मोटरसाइकिल जो है उसको उठाकर लाखों रुपए में ले गए हैं। क्या ये एक तार नहीं लगा सकते हैं? वो वाली बनी हुई आए, मैन्युफैक्चरिंग में आए। आप जो लोगों से कह रहे हैं कि जी हम तारें लगाएंगे, मैंने देखा वो हमारा अतर लगा रही होती है, तारें लगा रही होती थी, ये काम नहीं था। आप मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे इसने कहा कि चिंची बंद कर दें, तो बड़ा आसान है, आपको पता नहीं चिंची कहाँ बनता है, तो आप बंद करा दें, उसको कहें जी हमने अगले 5 साल में चिंची खत्म करना है लाहौर शहर से, ताकि वो बाकी शहरों में बिक जाए। वहां पे आप 10 साल का टाइम दे दें, 8 साल का दे दें, मैन्युफैक्चरिंग खत्म करेंगे तो चीज खत्म होना शुरू हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा जो मसला है। में सवाल ये आ रहा था, मैं वकास से भी पूछना चाह रही थी, आपसे भी ऐसा तो नहीं होगा कि अब 10 साल का बच्चा 12 साल का बच्चा जो है वो पतंग उड़ा रहा है तो उसको 5 साल के लिए कैद में डालने के लिए ले गए? वकास, ये तो नहीं अब होगा? ये ना मैंने ये कहा ना, सिर्फ
पैसों की लेन देन का ना एक नई चेन ऑफ कमांड खुल जाएगी। मसलन पहले तो ये था ड्राइवर्स के खिलाफ पहले ये था ना बच्चों को आप लेके जाओ, पहले ये था ना कि पता था कि यार सिर्फ FIR होनी है तो उसका रेट अगर 10,000 था, अब क्योंकि वो डराएंगे कि आपको 5 साल के अंदर जाना पड़ेगा तो वो 20,000 हो जाएगी। फिर दूसरा वकील की फीस बढ़ जाएगी कि जी देखो बड़ा सीरियस ऑफेंस हुआ है तो पैसे आप बढ़ जाएंगे। मैं फिर वहीं से बात स्टार्ट करूँगा। आपका फेस्टिवल था, ये बसंत आपका फेस्टिवल था ना। आज भी अगर अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, UAE में, UK में उन्होंने एक आप सिर्फ लोगों के लिए अगर इस फेस्टिवल को अडॉप्ट किया है, किसी भी फॉर्म में किया है, इसका मतलब है कि हमारी मैनेजरियल मिस्टेक है। ठीक है, तो हम उसको अगर सुधार लें, अगर हम जैसे अमर भाई ने मिसाल दी कि अगर हम रैली करवा सकते हैं तो यार उससे खतरनाक और उससे ज्यादा सोर्स तो नहीं चाहिए ना हमें। उसको तो एक गाड़ी को मॉडिफाई करने के लिए इतना ज्यादा है और हादसा भी होते हैं, इंजर्ड भी लोग होते हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां और उसके ऊपर बकायदा उनकी वर्कशॉप्स हैं, बाहर से लोग आते हैं जो मैकेनिक्स हैं, वो आके उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे अभी आप तो ये सस्ता था जश्न बहारा मनाते हैं, आप जैसे एक छुट्टी आ गई तो आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे हैवी बाइक्स की रेस होती है वीकेंड्स पे, वो कौन कंट्रोल करता है? अब आप ये देखें, आप छांगा मांगा में बहुत बड़ी जगह है हमारे पास, आप छांगा मांगा में एक एरिया कार्डन ऑफ करें, एक दिन मुकर 2 दिन कर लें, 2 दिन कर लें। आप उसमें कई लोग जिसने पेज करने आ जाए, लेकिन कंपटीशन में वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, नाम लिखवाएगा, डोर बताएगा, गुड्डी का साइज बताएगा, उसके मुताबिक वो आके पेज लड़ाना चाहता है लड़ा ले। अगर जो शौकीन अफराद हैं वो जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे, जाके पतंगबाजी करके वापस। अच्छा, आप देखें हमारे लोग, लेकिन आप बाइक कितने लोग यहाँ से जाते हैं, दुबई जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जाके वहाँ पैराग्लाइडिंग करते हैं। उससे ज्यादा रिस्की कोई चीज है, लेकिन चीजें बेहतर की जा सकती हैं ना। तो मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जितनी इस कानून साजी की तशहीर पे पैसे लगने हैं ना, कि हमने ये कानून साजी बना दिया या तजवीज दे दी है, उससे बेहतर ये है कि आप उससे थोड़ी सी कम एनर्जी लगा के ये डिसाइड कर लें कि हमने आप अगर देखें आज आपने इस पतंगबाजी को इतना सीवियर या सख्त आप एक्शन ले रहे हैं, कल को आप जैसे डेटी पे एक्सीडेंट की हो जाता है तो फिर आप उसको बंद कर देंगे, फिर उससे अगले दिन कोई और आपका फेस्टिवल भाई ने एक लतीफा भेजा था, वो बंद कर देंगे। एक लतीफा भेजा था इसी पे, उसने कहा जी कि एक बंदे के पास 100 रुपया था और उसने 5 स्टार होटल में खाना खाया, बिल आया 25,000 रुपये का। उसने बिल देने से इनकार कर दिया, उन्होंने पुलिस को बुलाया, पकड़ा उसको, पुलिस ले गई, उसने रास्ते में 100 रुपया लगाया, पुलिस ने छोड़ दिया, वो घर चला गया। ये मामला जो है ये 25,000 रुपये खाने वाला है कि जो लोग इससे कारोबार करते हैं, जो कमाते हैं, वो पुलिस को कुछ पैसे लगाते हैं और उसके बाद जो है मामला जो है रफा दफा हो जाता है। 5 साल कैद वाला वही मैं कह रही हूँ ना कि इसमें बेहतरीन हाल उसका वही है कि अगर आप कानून साजी करें तो उसमें एविडेंस जरूर शामिल करें कि आपके पास एविडेंस हो। और अगर बच्चा उड़ा रहा है, जो इन्होंने सवाल उठाया था, मेरे ख्याल आपके जहन में भी आया था, वो सवाल ये है कि अगर बच्चा जो है उड़ाता है तो उसके बाप को गिरफ्तार करके ले जाया जाए, बच्चे को नहीं, बच्चे को हाथ भी ना लगाया जाए, क्योंकि उसकी इजाजत से बच्चा, ये जो बाइकर जो बच्चे जो चलाते हैं, रही थी इन दी एंड मैं पेरेंट्स को जरूर ये मैसेज दूंगी, नहीं पेरेंट्स को क्या मैसेज दे, क्या उनको पकड़े, गिरफ्तार करें जो पेरेंट्स जो अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी देते हैं चलाने के लिए। अभी तक वो मसला सॉल्व नहीं ना हुआ, जो 7 लोगों की जान चली गई थी जो गाड़ी पे वाला, वो इन्फेंट, वो बच्चा बन के, इन्फेंट तो नहीं खैर, वो बच्चा बन के, नाबालग बन के इस तरह पे आपको मोटरसाइकिल, चिंग गाड़ियां चलाते हुए, सुबह को आप जरा, जब आमना को छोड़ने के लिए जाता हूँ तो मेरा ख्याल है कि सैकड़ों हजारों बच्चे मैं देखता हूँ जो बाइक्स पर जा रहे हैं। ऐसे ही मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि मुसलसल आयशा कह रही चिंची का तो कुछ करो भाई, मैं किस तरह से कर सकती हूँ, मैं भी मुतासिरीन में शामिल हूँ, मुझे भी यकीन मानने इनसे इतना डर लगता है, ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है चिंची रिक्शे, सो इसके लिए कोई प्रॉपर हिकमत अमली नहीं बन पा रही है। निगरान हुकूमत ने वैसे शुरू की थी चिंची को रजिस्टर करना, कुछ चिंची हुए भी रजिस्टर। देखिए अगर ये वाली गवर्नमेंट जो मुंतखब गवर्नमेंट है, ये आकर यही इसको कंटिन्यू कर दे, इसको कम से कम रजिस्टर तो कर लेना कि इसका एक नंबर हो, अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको चलान तो जाएगा, इसका कोई नंबर, नाम तो आएगा, पता तो होगा कि ये तो पता होगा ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ऐसे ही है। अब इस पर जराइम और क्राइम होना शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं, इसका जो लोडर है उसको इस्तेमाल किया जाता है घरों का सामान चोरी करने के लिए, स्मगलिंग के लिए, ये इनका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरा ख्याल अगर गवर्नमेंट ज़रा सी संजीदगी दिखाए, निगरान हुकूमत के काम की आगे लेके चले, इसकी रोकथाम हो सकती है। और रह गई पतंगबाजी वाले मामले की बात, तो पेरेंट्स से प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों पे नज़र रखें। अगर आपका बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो कम से कम पहले तो परमिशन ही ना दें,
डोर कौन सी इस्तेमाल करें ये जरूर देख ले। ये परेशानी से अगर आपने बचना है। हालात जितने खराब है ना, तूने वक्फे पे जाना होगा, हालात जितने खराब है ना, बच्चों को भी अपने वालिदैन पे भरपूर नजर रखने की जरूरत है। हालात ये होना चाहिए, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, क्योंकि एक दो चीजें अभी मैं भी रिसेंटली ऐसी अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ, रखनी चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बहुत अच्छा हुआ ये, अभी हम ब्रेक में भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। कल वज़ीर दाखिला की जानिब से पासपोर्ट ऑफिस का दौरा किया गया। कल हमने इसी टाइम पर तकरीबन आपसे अपडेट ये शेयर भी की थी। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को फौरी तब्दील कर दिया गया। ये वो चीज़ें हैं, अगर तो इस तरह के आप डिसीजन नहीं लेंगे तो अवाम को कभी सहूलत भी नहीं मिल सकेगी। जैसे ही कल वज़ीर दाखिला वहां पर आए, लोगों की शिकायत की हम बात थे, और जो क्वेश्चन वहां पर मौजूद अमले से पूछा जा रहा था उसके अगेंस्ट जवाब आ रहा था, और बार बार वज़ीर दाखिला कह रहे थे कि ये क्यों नहीं ठीक है, यहाँ पर ये अगर ये इशू है तो इसको किसने ठीक करना है, रिस्पॉन्सिबल इसका कौन है। खैर, पासपोर्ट दफातर पे मैं क्योंकि अपने बचपन से ये चीज़ें देख रही हूँ, एक तो आप नादरा के दफ्तर चल जाइए, पासपोर्ट दफ्तर चल जाए, एक्साइज के ऑफिस चले जाए, एजेंट माफिया आपको बाहर ही घेर लेता है। अब यहाँ पर अगर ये डिसीजन ना लिए जाते तो मेरे ख्याल से ये हमला ठीक होने वाला नहीं था। वकास, आपकी तरफ आऊंगी। जो हम पिछली स्टोरी में बात कर रहे थे ना, सजा की, सख्त सजा की, यहाँ पे वो सजा इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर था, आपने भी वीडियो देखी, हमने भी वीडियो देखी। इंटीरियर मिनिस्टर बार बार कह रहा है कि भाई जो एलिगेशन कर लोग, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 20 लोगों के पास मैं गया हूँ, सब ने ये कहा है कि भाई ये तरजीह दी जाती है। बूढ़े लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें लाइन में खड़े थे, बाहर से आया बंदा उसको आगे कर दिया। उसके बावजूद डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर बज़िद सा वज़ीर दाखिला को कन्विंस करने के लिए कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो असल जो इस निज़ाम को तबाह करने वाले इस तरह के ऑफिसर्स हैं। मेरा ख्याल अगर इनको निशान इबरत बनाया जाए ना तो 2-4 तो सही हो ही जाएंगे। मतलब जो कानून में अवेलेबिलिटी है वो यही है कि उन्होंने उनको क्लोज कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उसकी जगह नए आएंगे। कुछ देर जब तक इंटीरियर मिनिस्टर साहब कहीं विज़िट करते रहेंगे, उनके माइंड में ये होगा कि वो कहीं आ जाएंगे तो चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। ये जो भी सूरत हाल सामने आई है ना, ये आपके लाहौर का पासपोर्ट ऑफिस है, इसकी ये सूरत हाल है, जहाँ पे ये VVIP लोग भी जाते हैं, जहाँ पे अचानक CM साहब भी जा सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी जा सकता है, कोई भी हाई प्रोफाइल विजिट हो सकता है। जो आउट स्टेशन के ऑफिस हैं वहाँ पे देखेंगे क्या सूरत हाल होती होगी। ये बिल्कुल सही है कि अमला मिला होता है, उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है, लोगों को मजबूर कर देते हैं कि आप उस वाय के साथ आए। मतलब जब मैंने पहली दफ़ा पासपोर्ट बनाया तो हमारा था ऑफिस रीजनल सियालकोट, मैं ये अपने कुलीग का कॉल करवा के गया था, तो मुझे गेट से इंटर ना होने दे। मैंने कहा यार, कहते हैं जी आप ऐसे बड़ा देर हो जानी है तो आप फलां बंदे से मिले, उसके थ्रू आए। तो अभी हमारा अपना सेशन बन गया नारोवाल में, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अच्छा, होता क्या है कि वो जो बाहर एजेंट होते हैं, अंदर वाले जो अफसरान बैठे होते हैं उनके साथ भी दिक्कत होती है। बैंक वाले भी मिले होते हैं। हाँ, हम सही कह रहे हैं, बैंक वाले इवन मिले होते हैं। सो ये अब रिवायत टूट जाएगी? नहीं, ये तो पाकिस्तानी माशरे में रहेगी, ये टूट नहीं सकती। उसकी दो बुनियादी वजूहत हैं। एक तो ये कि हमने किसी काम को भी आसान नहीं बनाया हुआ, हमने मुश्किल से मुश्किल बनाया हुआ। लेट्स से मैं इस शहर का रहने वाला, इस मुल्क का बासी हूँ, और मेरे फादर से मैं यहाँ पर राइश पजीर हूँ, यानी सदियों की पूरी एक चेन है। पहले शनाख्ती कार्ड से लेकर आज तक सब रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास मौजूद है। फिर मुझसे क्यों कहा जाता है कि पासपोर्ट में आप अंग्रेज़ी में दोबारा से इसको फिलअप करें? शनाख्ती कार्ड नंबर है ना मेरा जी, मेरा एक ट्री है, इंटीग्रेटेड है पासपोर्ट और नादरा आपस में। अग्री। फिर आप बाहर जब वो जो कम पढ़े लिखे लोग मेरे जैसे हैं, जिनको नहीं आता है, वो सबसे पहले वो फॉर्म फिल कराने के लिए जाते। ये है इब्तदा एजेंट की, जिसमें सबसे पहला सवाल करता है आपने फीस जमा कराई है? कहते हैं नहीं। कहते 5000 फीस है। वो लगी जे लाइन बैंक के बाहर, नेशनल बैंक गार्डन टाउन ब्रांच के बाहर, वो जो कोने पे है ब्रांच, वो लगी है लाइन। 200 रुपये लूंगा, मैं जमा करवा के ले आता। वो 200 रुपये लेके जाता है और वाकई जमा करा लाता है। वो ये नहीं है कि वो बेईमानी करता है। फॉर्म भी फिल कर देते। अब वो कहता है मैं आपको फॉर्म फिल कर देता हूँ, ऐसा 150 रुपये 200 रुपये लगा होगा। अब आप उसके चुंगल में आना शुरू हुए ना। फिर वो कहता है ये आपने फोटो कॉपी करानी है, ये पार्किंग वाले ने साथ ही मशीन रखी है, यहाँ से करवा लें। वहाँ से करवाएंगे तो 50 रुपये आपको
उस फोटोकॉपी के पड़ेंगे। इसके बाद वो कहेगा आपको तो अंदर भी नहीं जाने को, गार्ड अंदर मिला होता है। तो ये जो इन्होंने बात की, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता हूँ, ये चेन है जो डायरेक्टर तक जाती है। और जो कल वो असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर ये कह रहे थे कि उनको नहीं पता है, तो उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। सबको पता है कि क्या हो रहा है वहां पे। पार्किंग फीस वाले क्या अंधेर में जाके रखते हैं, वहां फोटोकॉपी वाले क्या करते हैं, एजेंट्स माफिया वहां क्या करता है, खुलेआम घूमता है और आपका काम वो 1 मिनट में करवा के देता है। अंदर आपकी टोकन वाली मशीन क्यों खराब थी? इसीलिए खराब थी, आपने कभी रिपोर्ट ही नहीं की होगी, क्योंकि अगर वो होगी तो उसमें आपका नंबर लगेगा, आपको एक पर्ची मिल जाएगी। अब आपको पता है आपको 450 नंबर लग गया, वो तो 451 वाला या 49 वाला तो नहीं जा सकता ना, उस पर जाएगा तो वही 450 वाला। वहां से काम शुरू करते हैं एजेंट्स। मशीन खराब की और उसके बाद नए डायरेक्टर आए, अब देखते हैं क्या तब्दीली आती है। लेकिन बात सही कि ये तो कहते हैं लाहौर से बाहर, लाहौर के अंदर भी आज आप चले जाएं, आप किसी जगह पे, आप जेल रोड पे जो नेशनल बैंक की ब्रांच है वहां चले जाएं, आप मुझे गार्ड के बगैर वहां फीस जमा करवा के दिखा दे पासपोर्ट की। और गार्डन ये शादमान में जो पासपोर्ट ऑफिस है, उसके बाहर लाइनें जो लगती हैं और उसमें जो एजेंट माफिया वहां घूम रहा होता है, वो काम क्या करता है, सबूत दिखाए हैं कल लोगों ने, वहां दिखाए हैं। जो सबसे पोश से ही कह रहे हैं, सबसे पोश सबसे बड़ा एरिया इस गार्डन टाउन वाले ऑफिस के पास है। लेकिन बाकी ऑफिस में समनाबाद में भी एक ऑफिस है पासपोर्ट का। अब वो अच्छा, इसमें एक और चीज वहां पे भी इसी तरह से होगा। ऑनलाइन रिन्यूअल की और अप्लाई करने की पासपोर्ट की सहूलत मुयसर है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट तशहीर नहीं करते, क्योंकि ये डायरेक्टली पब्लिक को पता चल जाएगा। ठीक है, अगर अब मैंने खुद अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, नहीं पता था, वही बात है कि लोगों को वैसे भी नॉलेज कम है, दूसरा ये भी नहीं पता कि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। तो अगर आप इस चीज़ को इवन पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ही बड़ी बड़ी तशहीर कर दे ना कि ये स्टेप्स हैं, आप घर में बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं, तो लोग इस तरह से इस्तेसाल नहीं होगा। और जब सीएम इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि क्यूमेट्रिक्स मशीन खराब है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर क्या कह रहा था, नहीं सर सही है, बंद पड़ी। अच्छा, वो बेसिकली समझ रहा होगा, वो मिस कैलकुलेट कर गया था ना, वो समझ रहा होगा जैसे ब्यूरोक्रेट्स और पहले वाले मिनिस्टर पॉलिटिशियंस आते हैं, उन्हें जो दिखाया जाता है बोला उसने सच है। आप चाहे उसका मजाक उड़ाएं, मशीन सही थी, उसने बंद की, यही बात। अच्छा, इसीलिए मशीन सही थी, तो फिर उसने सही कहा जी, सही मशीन सही है, लेकिन मशीन बंद की हुई, इसलिए ना, इसलिए किया था ना। देखे ना, जो बंदा आप सर्विसेज के पैसे मान ले रहा है बाहर कि जी मैं आपका काम पहले करवाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ लोगों से काम कराने के लिए, सही मशीनों को चलाने के लिए भी बार-बार आपके सारे सरकारी दफातर जो भी हैं, जिनके भी जो भी नाम लें, वो मैंने नोट वहाँ मेरा मूड बने, वही ना, ये गाना गाते हैं आप गेट से शुरू हो जाए। आधे से ज्यादा काउंटर बंद पड़े थे नादरा में, हालात ये थे। यहाँ पर हालात ये सही मशीनों को बंद किया गया है क्योंकि आपने पैसे खाने हैं। सो अगर यहाँ पर इस तरह से टक्कर लगते जो पहली वाली खबर वाली सजाएं वाली है ना, ये कभी इन पे भी लागू कर दे ना, वो इस्लामी सजाएं वैसे ही नाफिज कर दे तो आपके मुल्क में आधे जराइम खत्म हो जाए। आधे से ज्यादा ये मसाइल हल होंगे। ये जितनी देर तक वजीर दाखिला 2-3 विजिट कर लेंगे तब तक ठीक रहेगा। यहाँ तो लोगों को काम करने की आदत ही नहीं है, तो फिर ये डंडे वाली कौम है मेरे ख्याल से, उसके अलावा काम नहीं होंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और मामला बड़ा संजीदा मामला है और इस पर भी वज़ीर दाखिला ने ठान लिया कि आवाम को उन्होंने रिलीफ दिलवाना है और दिलवा के ही रहना है। सारिफीन को अरबों रुपए का रिलीफ देने का फैसला है। बिजली ओवर बिलिंग की मद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। आमिर भाई, अल्लाह करे ये कोशिशें रंग ले आए, लाने तो लगी हैं। अभी तो खलबली मची है इनके अंदर और अभी तो पता चला है दौड़ने लग गई, छुट्टियां लेने की भी। पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि मेरे एक प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, उनको ये दरखास्तें दे रहे हैं कि जी हमें लिख कर दे दें कि हम बीमार हो, हम मुल्क से बाहर चले जाएं, इनको भागने ना दिया जाए, इनको भागने ना दिया जाए। ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो ओवर बिलिंग करते हैं तो ज़्यादातर गरीब लोगों पे करते हैं। चले वासा पे भी करते हो या कॉर्पोरेशन में भी करते हो तो पैसा मेरा ही था, उसी गरीब आदमी का पैसा था जो पैसा वहाँ पे से लेके लूट रहे थे ये लोग। ओवर बिलिंग करते थे, बिजली ये खुद इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचते थे और उसका खमियाजा जो है हम लोगों को भुगतना पड़ता था। तो मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा सही जहाँ गिरफ्त किया गया है। अगर ये ओवर बिलिंग ख़त्म हो जाए तो कोई यहाँ के बिजली के बिलों का रोना नहीं रोएगा। और दूसरा, अब प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए। मतलब अगर किसी को मीटर रीडिंग से ज़्यादा का बिल आया है
तो उसका बेचारे को चक्कर नहीं लगाने महीनों लग चाहिए। जाते हैं यहाँ, मैं एक दिल्ली में प्राइवेट ठीक जॉबर होता, हूँ, मुझे बताएं, एंड मुझे पे आके कहते हैं अब ये बिल तो जमा कराना पड़ेगा। वो जब ये भी कहते हैं, दूसरा मैं प्राइवेट जॉबर हूँ, मैं जॉब को अपनी छोड़ के फिर एक पूरा दिन जाया करूंगा, वो मुझे क्लर्क मेरी तरफ देखेगा और कहेगा जी कल आना। हाँ, ऐसे ही है। अब मेरी तो जॉब का मसला बन गया ना जी। अगर मैं सरकारी जॉबर भी हुई, जब मैं दुकानदार ही हूँ, तो मेरा कितना हर्ज होएगा। पहले तो दफ्तर में सीट पे आपको बंदा ही नहीं मिलता जिसने काम करना होता। जब तक इसको एआई टेक्नोलॉजी पे ये जो मीटर्स, वो जो सिपरा साहब फरमाते होते हैं कि वो जो मीटर्स के ये तजर्बा करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है फेस्को में होने जा रहा है वो तजर्बा, वो जो जिसमें मीटर रीडर नहीं होगा और आपका कंप्यूटराइजेशन के ज़रिए ही मीटर से ही रीडिंग ले ली जाएगी और उस सिस्टम में चली जाएगी। उसको ना आप जुटला सकते हैं, ना मैं, ना कोई और, वो मशीन के जरिए जाएगी। मेरा ख्याल है लेस्को पे फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद होना चाहिए। जब तक ये मीटर्स नहीं आएंगे जो कि इस सिस्टम पे चलेंगे, इस प्रोग्राम के तहत चलेंगे, मेरा ख्याल है ये लूट मार रीडर से शुरू होती है और ऊपर चेयरमैन तक या सीईओ जो भी हैं उन तक जाती है और ये लूट मार जारी रहेगी। ये अभी खलबली दिखा रहे हैं, अभी कर कुछ नहीं रहे हैं, अभी भी ओवर बिलिंग होगी। अभी इस माह के जो बिल आएंगे, मामले की नब्ज पकड़ी गई है, लोगों की निशानदेही हो गई है, अब बस इस माह देना बाकी है, ये आप भी जानते हैं। इस माह के बिल जो आएंगे, इसके बाद मेरा मोहसिन नकवी साहब से ये है कि वो जो इनके बिलिंग सेक्शन वाले हैं वहाँ पे ज़रूर एक रेड करें जहाँ पे लोग अपना बिल ठीक कराने आते हैं। असल में मसला उनका है, उनको आप ना किस्तें करके देते हैं, ना आप उनकी बात सुनते हैं। आप कहते हैं जी पहले बिल जमा कराओ। कल की बात है, कल एक बंदा मेरे पास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा जी मुझे इतने पैसे चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है घर बिजली कटाना ले आ गया। कहते नहीं बिल जमा करा के दो और मेरी बेगम रोई जा रही है कि बच्चे छोटे हैं। ये मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ। क्या करें? अच्छा, वो बेचारा क्या करे? और उसका बिल आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। उसका बिल पता कितना था? 2000, जस्ट 2000। और उसके पास पैसे नहीं थे। महीने का आखिर है ना जी, कल अभी तो यकम कल आनी है, अभी महीने का आखिर। वो रोए ना तो क्या करे मुझे बताएं। और आप काटने के लिए आ गए। और जो करोड़ों के डिफॉल्टर्स हैं, जो अरबों रुपए के डिफॉल्टर्स हैं, वो इस माशरे में दंदनाते फिरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। उनके मीटर्स की तरफ आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये मेरे ख्याल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये आवाम का बहुत बड़ा मसला है और आगे जैसे गर्मी की शिद्दत होगी ये मामला जो है वो शिद्दत पकड़ लेगा, तो इसको अभी से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद आके अगली खबर डिस्कस करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। खबर ये है जी, मुफ्त सोलर पैनल की तकसीम का मंसूबा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद सोलर स्कीम से आउट हैं। ये मुफ्त सोलर पैनल का मंसूबा वैसे इम्प्लीमेंट कब हुआ है, लोग इसका इंतजार भी कर रहे थे अब, लेकिन वो लोग जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। वकास, अच्छा, वैसे मेरे तो ये लगता था कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं वो आपने उनको मार्क किया हुआ है कि ये गरीब हैं, ये डिजर्विंग फैमिलीज हैं, ये तो आप उनको माली मदद इसलिए कर रहे थे कि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। तो मेरा ख्याल है अगर आप चाह रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए तो सोलर के ज़रिए आप बेसिकली उनका जो इलेक्ट्रिसिटी की मद में उन पर अखराजात है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी खबर पढ़ के गवर्नमेंट इसके पीछे क्या सोच रही है। हाँ, अगर तो ये लोग इनका कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है और गवर्नमेंट ये समझती है कि ये सरकारी मदद के हकदार नहीं है तो फिर इनको आप बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत क्यों माली इमदाद दे रहे हैं? जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको दें। तो मुझे नहीं समझ आ रही है गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला किया है। देखें, आप पहले से आपने कैटेगोरिकली इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि ये वो फैमिलीज हैं जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जिनके पास माली वसाइल नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, तो हम जो सरकार पैसे देती है इससे अपना निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं। तो अगर आप उनको मज़ीद फैसिलिटेट कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात होगी कि उनका जो बिजली के बिलों की मद में उन पे जो बोझ है वो कम हो जाएगा। फिर ये है आपके रिकॉर्ड के मुताबिक जो डिप्राइव्ड तबका है वो फैसिलिटेट हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसी कदगन होनी चाहिए। खबर में लिखा है 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन। 100 यूनिट वाले सार्फिन वैसे हैं कौन से? बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। नहीं, अमर रजा साहब तो नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वैसे। अब आप छोड़ दें इस बात को। अगर ये पिछली दफ़ा वाला मीटर वाला वो तोड़ के ना जाता शीशा तो मेरे दोनों मीटर में 100 यूनिट से कम था। मैं प्रोटेक्टेड लिखा हुआ था, प्रोटेक्टेड साहब। अच्छा, मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ। आप कहते नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता?
मैं क्यों नहीं हो सकता भाई? फिर तो आप सोलर पैनल की अहलियत रखते मैं हैं। एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मेरे घर में वो सैशे नहीं है जो लोगों के घरों में होती है, मेरे नहीं है, तो मैं उसमें प्रोटेक्टेड रहता हूँ, तो रहता हूँ। दूसरी बात आ गई अब बेनजीर इनको स्पोर्ट प्रोग्राम, मेरे लिए भी ये बड़ी हैरान कुन थी, और ये बिल्कुल वकास ने सही कहा। मेरे जहन में था कि सबसे पहले तो उनको मिलना चाहिए, वैसे है ही सिर्फ 50,000, लेकिन ये इसमें मसला ये है कि अगर आपके पास अपना घर हो तो आप बेनजीर इनको स्पोर्ट प्रोग्राम में नहीं जा सकते। पता है आपको इस बात? बिल्कुल पता है। अगर आप मालिक हो, और अगर आप अपने घर के मालिक ही नहीं है तो फिर आप सोलर कैसे लगवाएंगे? तो आपके घर के नाम का मीटर भी आपके साथ नहीं होगा, तो फिर आप सोलर कहाँ पे लगवाना चाह रहे हैं? कराएगा घर पे? ये देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो होती हैं। अब बेनजीर इनको स्पोर्ट प्रोग्राम वाले सारे वो हैं जिनको जो जॉबलेस हैं या जिन्होंने लिख के दिया हुआ है, या छोटी छोटी वो घरों में काम करने वाले, या वो लेकिन वो किराए पे रहते हैं, तो उनके लिए अल्टरनेट तो कोई होना उनका नहीं, अल्टरनेट तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। अगर वो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं और उनका मालिक मकान वहाँ पे सोलर लगवाना चाहता है तो वो ले सकता है फ्री में सोलर, क्योंकि मीटर उसके नाम पे होएगा। अब गवर्नमेंट क्या करे? एक बंदा रहता किराए पे, आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आपके पास कोई रजिस्टर्ड बंदा, मेरा अपना जाती, ठीक है, अभी इसको प्रूव करना पड़ेगा, अभी तो खैर शुरू ही नहीं हुआ काम। मैं वही कह रही हूँ। वैसे ये अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत जो लोग हैं उनको नहीं मिल रहे, तो मिलने किसको हैं, किसको मिले पिंड हैं? बजा नहीं तो चक्के पहले तैयार, पंजाबी के अंदर साड़ी कहावत है, वही ना। तो पहले हम तैयारी कर रहे हैं कि हमें मिलेगा। लोग भागदौड़ शुरू कर दे कि अच्छा फिर हम इसमें आ रहे हैं, तो अभी ये किसी को नहीं मिल ये रहा। वैसे भी है सिर्फ 50,000, मेरा नहीं ख्याल कि 50,000 ये बहुत ज्यादा फिगर है इंस्टेंटली कोई। जहां आप अगर इंडिया को मुकाबला करें तो वहां पे उन्होंने 3 करोड़ के करीब लोगों को सोलराइजेशन पे तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनके IPPs के मुआहदे नहीं है, इसलिए वो उन्होंने बाकी चीजें की है। दूसरा ऐसी भागदौड़ मची हुई है इस वक्त सोलर की, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, आपके सारों के नॉलेज के लिए, कि लोग पागल और दीवाने हो गए हैं कि जी प्लेटें सस्ती हो गई हैं। दुकानदारों ने क्या किया है, प्लेट आपको सस्ती मिलेगी, कंपनीज और दुकानदारों ने प्लेट आपको सस्ती मिलेगी, उसके साथ जितना इक्विपमेंट है जिसमें आपका इन्वर्टर है, बैटरी है, MPPT है, तार है, आपकी वो जो बोरिंग है, जो आपने वो मीटर लगवाना है, मीटर सिर्फ मीटर ग्रीन मीटर की कीमत जो है वो 40,000 से निकलकर इस वक्त 1,80,000 रुपए है। सिर्फ सस्ती प्लेटें, तो सोलर का फायदा नहीं, सस्ती प्लेटें दिखा के लोगों को दूसरी जानब से लूटा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती गवर्नमेंट कहाँ है। कंपैरेटिवली कीमत तो कम हुई है, जितनी कीमत मैं आपसे कह रहा हूँ प्लेट की कीमत कम हुई है। अब बाकी सामान तो लेने जाएं। मैं आपको MPPT इसलिए कह रहा हूँ, MPPT इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक हफ्ता पहले 20,000 रुपए था, रात मुझे बंदे ने बताया कि उसकी कीमत 33,000 रुपए होगी। 10 सेकंड रह गए, बहुत बहुत शुक्रिया, ये इन्फॉर्मेशन वैसे आपने पहुंचा दी है। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। बदलता मौसम अक्सर लोगों को उदास कर देता है, अक्सर लोगों की जिंदगी में बड़ा खूबसूरत चेंज लेकर आता है, अक्सर लोगों का मूड खुशगवार हो जाता है। लेकिन अक्सर आपने ये सुना होगा लोगों से कि मौसम की तब्दीली के साथ उनका मूड बड़ा उदासी सी आ जाती है। कुछ लोग एक्चुअली टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा गर्मी आ रही है तो वो ये सोच के परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि क्या होगा। अब कुछ लोग जो होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि इवन दिन से जब रात का टाइम भी होने लगता है, शाम होने लगती है, तो कुछ लोग कहते हैं हमारा दिल घबराना शुरू हो जाता है, दिल करता है घर से बाहर चले जाए। सो मुसलसल अगर ऐसा रहता है तो फिर तो आपको इस चीज़ पर जो है वो गौर करना है कि मुसलसल ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि अगर दिन से रात हो रही है, रात से दिन हो रहा है और आप परेशान ही परेशान हैं। मौसम चेंज हो रहा है, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, बारिश हो रही है, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, जैसे कोई टेंशन आपके सर पे सवार है। सो अगर इस तरह से कुछ आपको महसूस होता है तो इसका इलाज क्या है? क्या काउंसलिंग है? क्या आपकी नींद अगर पूरी नहीं हो रही तो शायद कुछ लोग कहते हैं शायद मैं आज सही तरह से सोया नहीं, तो ये वजह हो सकती है। लेकिन अगर यही एपिसोड बार बार आपके साथ रिपीट हो रही है तो आपको क्या करना है? कुछ सिम्टम्स अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस पर हम बात करेंगे। सारा नदीम माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, अब इस जो आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है, दिस इज़ नोन एज सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसे हम आम अल्फाज में सीजनल डिप्रेशन भी कहते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन भी नहीं है, ज़्यादातर लोग इसे ऐसे ही महसूस करते हैं, इसे कहते हैं विंटर ब्लूज।
ठीक है। विंटर ब्लूज क्यों इसे कहते हैं कि उस लोगों को ज्यादातर लगता है कि जब अक्सर ऐसे होता है, मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की ज्यादा है कि जब सर्दियां आती हैं तो वो उदासी सी फील करते हैं। शायरों ने जो इतना कुछ लिखा है ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो उसको फील करते हैं और फिर हमारे सैड सॉन्ग्स, फिर हमारी शायरी वो सब शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जो परसिस्ट करती है। कुछ लोगों में तो ये उदासी आगे बढ़ती बढ़ती खौफ सा आना शुरू हो जाता है उनको ना, ऐसे ही है, वो सिचुएशन ही चेंज होना शुरू हो बिल्कुल ऐसे ही है। जो सीजनल डिप्रेशन है ना, ये कुछ लोगों को जिनको विंटर्स में होता है उनका विंटर्स की ऑनसेट होने से पहले स्टार्ट हो जाता है, और जिनको समर्स में होता है उनको समर स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट हो जाता है। जो विंटर ब्लूज हैं वो ज्यादा परसिस्ट करती है लोगों में, समर वाले कम है लेकिन कम है। जो अगर मैं विंटर ब्लूज की बात करूं उसमें क्या होता है, जिनको विंटर्स में डिप्रेशन का शिकार होते हैं उसमें क्या होता है, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है अंधेरा जल्दी हो जाता है, और जब विंटर्स आते हैं ग्लूमी इफेक्ट वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में होता है, उदासी, ग्लूमी, अलोन, खामोशी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उस तरह लोगों की मेंटल हेल्थ पे उस तरह वो असर करता है। और जिनको समर्स का होता है, जिनको समर्स का होता है ना, वो एक ऐसा डिप्रेशन होता है जिसमें लोग स्ट्रेस आउट बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है। वेदर, अब जैसे कल पाकिस्तान में बहुत अच्छा वेदर था, एवरीबडी वाज आउट, बहुत अच्छा एंजॉय वगैरह कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसको ऑपोजिट भी लेते हैं। नाउ दैट इज अ मेंटल प्रॉब्लम। अक्सर लोग इसको नहीं, मतलब इसको नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह के लोगों को भी जानती हूँ कि अगर एकदम से काली घटाएं छा गई हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, ऐसे ही है, उनका दिल परेशान होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी हमारी जिंदगी में हमारे फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, ये सब कुछ ट्रीट हो सकता है। अब जब जिनको विंटर ब्लूज होते हैं ना, जिनको विंटर्स में डिप्रेशन होता है, उन्हें हम कहते हैं कि लाइट थेरेपी और विटामिन डी पे अपना फोकस करें। लाइट थेरेपी मतलब सनलाइट में बैठें। जो आपको इंसान का जो ज़हन है ना, वो इंसान को बहुत ज्यादा माइंड ट्रिक्स में फंसा भी देता है और वहां से निकाल भी देता है। सब आपकी विल पावर और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो जिनको विंटर्स में होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि आप लाइट थेरेपी लें, सनलाइट में ज्यादा से ज्यादा लें और ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब करें। और जिनको ओवरऑल जिस तरह डिप्रेशन होता है, जिनको भी डिप्रेशन होता है ना, वो विंटर्स में हो, वो समर हो, वो वैसे डिप्रेशन हो, उनके अंदर ये तीन फीलिंग्स हमेशा रहती हैं। वर्थलेस, फीलिंग ऑफ बीइंग वर्थलेस, हेल्पलेस एंड होपलेस। ये तीन चीजें, जिनको भी डिप्रेशन होगा वो तीन चीजों के शिकार होंगे, और वो परसिस्टेंट रहता है। वो ऐसे नहीं, हम अक्सर लोग जो है वो ये चीज नहीं समझ पाते कि ग्रीफ और डिप्रेशन में डिफरेंस है। ग्रीफ जो है वो टेम्पररी होता है, जैसे सैडनेस। हम अक्सर लोग जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं हम डिप्रेशन का शिकार हो गए, जबकि वो डिप्रेशन नहीं है। ग्रीफ और डिप्रेशन में वाज़ेह डिफरेंस ये है कि डिप्रेशन आपका रहता है, ज़्यादा तौर पर आपका कोई भी चीज़ करने का दिल नहीं करता, यहाँ तक कि आपके हंसने वाले एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं। जो ग्रीफ होता है वो टेम्पररी होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ये तो बहुत ज्यादा लोगों में है। अब करना क्या है, इसका हल क्या है? कुछ लोग तो इसको इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि उनकी लाइफ क्वालिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। थेरेपी क्या है, इसको क्या वो चीजें हैं कि हम उसको रिपीट करें तो हम थोड़ा सा इससे बाहर निकल सकते हैं? जो ओवरऑल डिप्रेशन है वो विंटर ब्लूज के लिए मैंने बताया बेस्ट लाइट थेरेपी है, ठीक है। और जो वैसे ओवरऑल डिप्रेशन है, जो समर्स में हो, विंटर्स में हो, अपनी जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज है ना, उन्हें एक ऐसे दिन के लिए रखें जिसमें आपके अंदर बूस्ट ऑफ एनर्जी है, जिसमें आपने सब प्लान किया हो। आपकी रूटीन प्लान्ड होनी चाहिए। जिनको भी डिप्रेशन का शिकार होता है उसमें बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो उसको नजर पे रखने के लिए उसको हम इस तरह करते हैं कि डिप्रेशन के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप जो हैं अपने ना एक रूटीन बनाएं। रूटीन क्या मतलब, अब बहुत सारी चीजें जो आप दिन में आपको अच्छी लगती हैं वो करें, वो पहले करें। बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, वो चीज़ें पहले करें। और सबसे ज़्यादा जो मैं अपने जो क्लाइंट्स को कहती हूँ, ये कहती हूँ कि आप जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र किया करें हर चीज़ पे। जब आप सर्दियों में, जब आप दिन के टाइम बैठते हैं, वो लाइट एनर्जी जो आप एब्जॉर्ब करते हैं ना, दैट इज़ नॉट ओनली कि सर आप लाइट एनर्जी विटामिन डी के लिए एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र किया करें कि सर्दियाँ हैं, अच्छी एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, अच्छा एनवायरनमेंट, यू कैन टेक इन द एनर्जी ऑफ द सन। और जिनको समर्स में होता है उन्हें हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट जैसा भी हो, अल्लाह ताला से सब्र शुक्र किया करें। ये बहुत एक हम अक्सर इस्लामिक साइकोलॉजी को नहीं वो एक ज़हन में रखते हैं, जबकि इट्स कंप्लीट फील्ड इस्लामिक साइकोलॉजी, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मेरे ख्याल से की पॉइंट है। आप अगर डिप्रेस हैं, आपको कुछ इस तरह की थॉट्स आ रही हैं,
तो आप थोड़ा सा अपना नमाज के लिए टाइम निकालें, Exactly, ये अपने आप को करें। मसरूफ रखें। आप यकीन माने कि आपको ऐसे लगेगा कि आपको दिल को सुकून मिल रहा है। हर मौसम खूबसूरत है, हर वेदर खूबसूरत है। ये वो चीज़ें जो आपने अपने ज़हन को समझानी होती है। अक्सर होता है हम क्यों मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर्स क्यों हैं, क्योंकि लोग घर वालों की बात नहीं समझते और प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी होती है। और ये आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप ये चीज़ों की अवेयरनेस कर रहे हैं। आई कंप्लीटली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जिनको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं, ताकि हम उनको डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ होती हैं, टॉक थेरेपीज़ होती हैं, काउंसलिंग होती हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम उनको करवाते हैं, जिससे वाकई फ़र्क पड़ता है। सारा, क्या नींद ना पूरी होना भी एक एलिमेंट है जिसकी वजह से आपको ये चीजें बिल्कुल है। जब आप कोई भी आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी ना, सबसे ज्यादा आपका एपेटाइट, भूख, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। विंटर्स में अक्सर लोगों की ज्यादा हो जाती है, समर्स में कम हो जाती है। और आपका जो है स्लीप पैटर्न बहुत खराब होता है, इसलिए इंसोम्निया सबसे कॉमन है, लैक ऑफ स्लीप। या कुछ अगर सोते हैं तो गैप्स के बाद उठ जाते हैं। तो स्लीप, आपकी भूख, ये दो वाज़ेह चीजें, जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी ये दो चीजें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होंगी। सही, स्लीप और भूख। यानी आपने इन दोनों चीजों पे ध्यान रखना। अगर मुसलसल ये डिस्टर्ब रह रही है तो इसका मतलब कि आपके साथ आजकल कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब वो लोग जिन्हें खौफ आना शुरू हो जाता है अंधेरे से, या फिर वो लोग जिनको ऐसे लगता है कि अच्छा जी अब दिन का टाइम तो अच्छा गुजर गया, रात वो कैसे गुजारेंगे, नींद भी नहीं आ रही, मुसलसल डिप्रेशन रह रहा है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अच्छा, ये डिफरेंट फोबियाज और फियर्स होते हैं। इसमें देखना पड़ेगा कि उस इंसान को कोई फोबिया तो नहीं, कोई फियर तो नहीं, या कोई ऐसी मेमोरी उसके जहन में, बहुत सारी ट्रोमेटिक मेमोरीज होती हैं इंसान के जहन में, वो अंधेरे से एसोसिएट हो सकती हैं, अकेलेपन से एसोसिएट हो सकती हैं। अगर तो ऐसा कुछ है तो उनको बहुत ज़रूरी अर्जेंट बेसिस पे इनको प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर्ड है, ठीक है, ताकि हम मेमोरी और कोई ऐसा ट्रॉमा इंसान का अनलॉक कर सकते हैं, ताकि वो जो है उस पर डिस्कस कर सके और उसके अंदर का सारा बाहर आए। और किसी को अगर वैसे ही अंधेरे से कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो भी काउंसलिंग एंड थेरेपीज, हमारी बाकायदा थेरेपीज होते हैं जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि अपने फियर्स को आपने कैसे फेस करना है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग उसमें कराते हैं। अच्छा, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती हैं, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक एज में जाके हम देखें ना घर में बड़े ऐसे करें तो हम कहते हैं कि इनको क्या इलाज की ज़रूरत है, शायद बार बार इस तरह कर रहे हैं, इनको इस तरह बच्चे अगर करें या हम यंग कोई नौजवान देखे इस तरह कर रहा है तो हम कहते हैं इसको इलाज की ज़रूरत है। किसी स्पेसिफिक एज में जाके हम कहते हैं बड़ों को क्या ज़रूरत है, भाई एज की वजह से ऐसी हो रही है। एज की वजह से होता है कि हर एज में इसका इलाज कराना है। मिसकंसेप्शन अगेन इन पाकिस्तान। प्रॉब्लम क्या करती है, हमें लगता है इधर हम छोटे बच्चों को भी नहीं देखते, हम बीच वालों को देख रहे होते हैं। छोटे बच्चे भी अगर बता रहे होते हैं कि हमने ऐसा की चीज़ देखी है या हम फील कर रहे हैं या ड्रीम कर रहे हैं तो हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। जबकि नाइटमेयर्स आना, किसी को नाइटमेयर्स आते हैं, दैट इज अ थिंग, दैट इज एन एक्चुअल थिंग कि वो नाइटमेयर्स क्यों आ रहे हैं, वो मेमोरी, वो ट्रॉमा अनलॉक करने की जरूरत है। ये मैं इस्लामिक फैक्टर से हटके कह रही हूँ। जब आप इस चीज़ का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होती हैं और ये हर एज ग्रुप में हो सकता है। इसकी कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं, मेंटल हेल्थ की कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है ही नहीं। किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। विद इन 3 सेकेंड्स इंसान नॉर्मल से अब नॉर्मल हो सकता है, विद इन 3 सेकेंड्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मैलिटी टू एबनॉर्मैलिटी विद इन 3 सेकेंड्स, इन जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई इंसान नॉर्मल से अब नॉर्मल हो सकता है। सही। अच्छा जी, अब जिन स्टूडेंट्स के साथ ये इशू चल रहा होता है कि मुसलसल उनके ऊपर मौसम का चेंज होना, मूड्स उनके चेंज होना, मेरे ख्याल से उनकी जहाँ पे लाइफ क्वालिटी डिस्टर्ब होती है वहाँ पर वो अच्छी तरह से अपने स्कूल में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो पेरेंट्स को क्या करना है? आजकल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर्स के साथ आ रही है, पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर्स, और सबसे ज़्यादा हमारी स्टडीज़ का जो प्रेशर है वो, ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से इरिटेट होते हैं और फैमिली से इरिटेट होते हैं। कुछ एज ग्रुप ऐसी होती है, अब जो टीनेजर है ना वो हमेशा भागेगा अपने पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट जोन में निकल रहा होता है, प्यूबर्टी आ रही होती है, अभी मेच्योरिटी नहीं आती, प्यूबर्टी आती तो उससे ऐसे लगता है दैट ही और शी नोज एवरीथिंग सो दे कैन डू एनीथिंग। पेरेंट्स का ना सबसे ज़्यादा जो वो स्ट्रॉन्ग उनका एलिमेंट है ना वो ये है फ्रेंडशिप विद देयर चिल्ड्रन। ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। अगर वो बचपन से ही बच्चों के अंदर ये चीज़ इनकलकेट करें दैट वी आर योर फ्रेंड्स, वी आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, यू कैन शेयर एवरीथिंग विद अस एनी टाइम एनीवेयर एनीथिंग, वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से वो ओवरकम कर सकेंगे। क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों में क्यों गैप आता है? जनरेशन गैप भी नहीं है, वो जनरेशन गैप हमने कहा है। गैप क्यों आता है?
क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में बात नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है। हर रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, गैप सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? लैक ऑफ कम्युनिकेशन से। तो पेरेंट्स को यही एडवाइस है, बच्चों को आप हर तरीके से डील कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली प्यार से सब कुछ, लेकिन उनके साथ एक फ्रेंडशिप। कि अगर आपका बच्चा मुसलसल खामोश रह रहा है, मतलब आप इतनी गैदरिंग में बैठे हैं, आपका बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा, तो आप कहते हैं इसे शुरू से ही ऐसे है, इसकी आदत है, ये कम गो है, सो ये कम गो कह के आप बात खत्म कर दे, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। कुछ पर्सनालिटीज होती हैं शाय, साइलेंट, कुछ लोगों के बीच में घुल मिलती है, कुछ लोगों के बीच में नहीं घुल मिलती, ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जिनके साथ वो ईजिली सब चीज़ें डिस्कस कर सकें। और मैं कहती हूँ हर इंसान को, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनको हर टाइम देखना चाहिए कि आपके जो लव्ड वंस हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जैसे मैंने आपको बताया, भूख और हंगर, जो आपकी स्लीप है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। लोगों को डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को देखना चाहिए कि हर रोज़ अगर बच्चा एकदम आ रहा है और वो एकदम खामोश हो रहा है, या वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो बड़ा भी हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको आपको देखना चाहिए। और ये तभी आप देख सकते हैं, ये नहीं कि आप एकदम उसके करीब हो जाएं कि भाई क्या हुआ है क्या हुआ है, नहीं, ये शुरू से एक पैटर्न है जो चलना चाहिए कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। दिल में किसी के जगह बनानी तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सही सही। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका बच्चा आपके साथ हर चीज़ शेयर करे, अगर वो चुप चुप रह रहा है, अगर आप उसके बिहेवियर में कोई चेंज देख रहे हैं, तो हल एक यही है कि आपने उसको टाइम देने, कम्युनिकेशन करनी है, ताकि आप डिग आउट कर सके कि भाई आजकल इसके साथ इशू क्या चल रहा है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज यही है दैट फॉर ऑल पेरेंट्स, प्लीज़ बी काइंड टू योर चिल्ड्रन। स्ट्रिक्टनेस, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पेव आउट हैं। अगर आप लोग जो है बच्चों की तरबियत का ये हिस्सा है, फ्रेंडशिप, लव, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं। और जिन बच्चों को ये चीज़ मिलती है, उनको आप देख लें, रिसर्चेस उठा लें, उनकी जो पर्सनालिटीज़ पेव आउट होती हैं ना, दे आर रिमार्केबल। और दूसरा, जिनको सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर पे जिससे हमने स्टार्ट किया, ये सब के लिए दैट हर चीज़ का हल होता है, ऐसे नहीं होता कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, हर चीज़ का सलूशन है। प्रोफेशनल एडवाइस या तो, और उसके साथ प्रोफेशनल एडवाइस के साथ साथ अल्लाह ताला का हर चीज़ में शुक्र। बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन जो है ना, आप शुक्र अदा करते रहे, सेटिस्फाइड रहे, तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सारा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं, वाकई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़िंदगी में इस तरह के शौक होते हैं जो उनको दूसरों से मुनफरिद भी बना देते हैं, जो ज़िंदगी में अच्छे खासे पैसे उस पर लगा लेते हैं अपने शौक पे। आज के हमारे मेहमान भी इसी तरह के हैं जी। मैं उनसे आपकी मुलाकात तो कराऊंगी, लेकिन ये अनोखा शौक पालने के लिए मेरे ख्याल से आपके पास इनफ टाइम भी होना चाहिए, इनफ बजट भी होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक में जो बातें मैंने पूछी हैं अपने मेहमान से, मैं हैरान भी रह गई हूँ। अच्छा जी, अंस ज़ीशान है हमारे आज के मेहमान, जिनकी तस्वीर इस टाइम आप देख रहे हैं, जिनको शेर और टाइगर पालने का अनोखा शौक है। अब ये शौक आप देखते तो हैं, हैरान भी होते हैं, अच्छा डर नहीं लगता होगा, अच्छा खौफ नहीं आता होगा। डर खौफ से हटकर इनकी टेक केयर करना, इनके खाने पीने का ख्याल रखना, अच्छा खासा बजट दरकार होता है इस पर। आपको वर्कर्स की एक टीम इनके लिए रखनी पड़ती है, आपको इनके लिए एक जगह स्पेसिफिक बड़ी सारी जो है उसका अरेंज करना पड़ता है, इनके खाने पीने का ख्याल रखना, इनको वेदर के इफेक्ट्स जो हैं, अब जैसे आगे गर्मी आ जाएगी, गर्मी से आपने महफूज रखना है, सर्दी है तो सर्दी से आपने किस तरह से महफूज रखना है, जानवर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो बीमार है तो क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से समझते हैं। अब ये लोग जो हर टाइम इनके साथ होते हैं, इनकी साइकी को अच्छी तरह समझते भी हैं। सो अंश से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो कब से इस शौक को लेकर। ज़ीशान को अपने शो में वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अंश, मुझे बताएं कितने टाइगर आपके पास हैं और कब से आपने रखे हुए हैं? जी हमारे पास 5 टाइगर्स हैं और 23 लाइन्स हैं। अच्छा, 5 टाइगर हैं और 23 जी। अच्छा, तो इनको किधर रखा हुआ है आपने? ये हमने फार्म बनाया हुआ है। ठीक है। उधर हम लोगों ने इनके केजेस वगैरह बना के इनको प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। अच्छा, तो क्यों ये शौक है, किस तरह ये आइडिया आया, मतलब क्या प्लान क्या था? ये बस सडन ही शुरू हुआ शौक, कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं थी, बस किसी से थोड़ी सी पेमेंट वगैरह लेनी थी तो उनसे पहले ले लिया, फिर उसके बाद शुरू हो गया शौक, फिर शौक शुरू किया, फिर आगे से बढ़ता गया काम। अच्छा, तो कौन आपके साथ, वालिद साहब होते हैं, बहन भाई कौन? फादर और चाचू।
फादर और चाचू हैं। अच्छा मुझे बताएं अब क्या किस तरह इनकी टेक केयर करते हैं? मैं आपको देख रही हूँ, आप तो ऐसे जैसे घर में बच्चों के साथ खेलते हैं वैसे इनके साथ खेल रहे हैं। तो किस तरह इनकी टेक केयर करते हैं? केजीज अलहदा से बनाए हुए हैं आपने, खाने पीने का ध्यान रखना, फिर मौसम जैसे चेंज हो रहा है उसके इफेक्ट से बचाना, सब अरेंजमेंट है? जी सब अरेंजमेंट रखी हुई हैं और साथ वर्कर्स वगैरह की टीम है, वो सब मैनेज करती है। डॉक्टर्स की अलहदा से टीम है इन लोगों के लिए। अच्छा। कि ताकि इनको कोई भी बीमारी वगैरह से ना लगे और ये महफूज रहे हर चीज़ से। गर्मी में किस तरह से इनका गर्मी में जो प्लान होता है? गर्मी में जो टाइगर्स हैं उनके लिए स्विमिंग पूल बनाए गए हैं और उनके लिए फैंस कूलर लगाए जाते हैं। और लायंस को टाइगर्स वगैरह की नहीं ज़रूरत होती तो उनके लिए लायंस को जो है वो कूलर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो खाना इनको किस टाइम दिया जाता है पूरे दिन में? ये शाम में दिया जाता है, मगरिब के टाइम। मगरिब के टाइम। और खाना क्या देते हैं? ये मटन खाते हैं, बीफ और चिकन खाते हैं। अच्छा, तो किस तरह मैनेज करते हैं? इन पे तो अच्छे खासे आपको पैसे लग जाते होंगे। मेरा सिर्फ मैं शौक की हद तक रहता हूँ, वो पापा और चाचू को पता होता है किस तरह मैनेज करते हैं, मैं सिर्फ शौक पूरा करता हूँ। यानी आप इनका ख्याल रखते हैं और इनके खाने पीने का बाकी बंदोबस्त आपके वालिद साहब करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर जिस तरह हम आपको देख रहे हैं, आप संभाल रहे हैं साथ साथ उनके, कभी कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि जानवर पे आप कितना रिलाई कर सकते हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपके ऊपर ही हमला कर दिया? देखिए इनकी नेचर है ये हमला, तो आपको जैसा कि पता ही है इनकी नेचर में है हमला करना। तो लेकिन क्या है कि हम लोग इनकी नेचर को पता चल गया हुआ हमें कि कब इनकी अटैक इन्होंने करना है, कब किस मूड में, मतलब इनके मूड का हमें पता चल गया हुआ है। तो हम मूड के लिहाज से चलते हैं। जब हमें पता होता है कि इनका मूड खराब है, हम किसी सूरत इनको पकड़ते ही नहीं है। अच्छा। इनके पास नहीं जाते। और जब हमें पता होता है कि रिलैक्स मूड में है तो हम चले जाते हैं। होते हैं जिससे पता चल जाता है कि मूड खराब? इनकी आइज से पता चलता है। अच्छा, अब ये है कि अगर फैमिली में सब लोग कहते हैं कि भाई हमने तो तुम्हारे फार्म पे आना है, हमें अपने शेर या टाइगर दिखाओ, दोस्त कहते हैं, तो उनको लेकर जाते हैं विजिट? जी लेके जाते हैं। इसी तरह वो भी घुल मिल जाते हैं साथ? जी वो घुल मिल जाते हैं क्योंकि हमने फ्रेंडली माहौल रखा हुआ है इनके साथ और इनको पूरा मतलब कि फॉरेस्ट वाला माहौल दिया जाता है। ऐसा नहीं होता किसी स्ट्रेंजर को देखकर एकदम से उस पर लपकते? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। आदत की बात है ना कि जिस तरह की आप आदत डालेंगे इनको तो वैसी ही होगी। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि आपको खुद खौफ आ रहा हो और आप अपने टाइगर से या शेर से खुद थोड़ी देर के लिए पीछे हो, कभी इस तरह से वाकया कोई हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो जो इनको संभालते हैं आपके तमाम वर्कर्स, उनके साथ भी कभी कुछ ऐसा नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ कैसे पता चलता है कि कोई टाइगर या शेर जो है बीमार है, इसको दूसरों से अलग करके इसकी टेक केयर की जरूरत हो? हमारा डॉक्टर है वो हर हफ्ते चेकअप करने के लिए आता है, हर वीक में ना 2 to 3 डेज आता है वो। तो वो डेली जब चेकअप होता है तो उनका पता चलता रहता है कि कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है या कोई कुछ भी होता है उनको, तो वो डॉक्टर पता चेक कर लेता है उनको। तो क्या कभी इनको लेकर ऐसे बाय रोड पे घूमने के लिए भी निकलेंगे? नहीं, बहुत दफ़ा घूमते हैं इनको लेके। तो लोग तो बड़ा कहते होंगे कि भाई आपने कहाँ से लिया? मुझे ये बताएं, इतने इन पे आप इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली आपने एक जगह इनके लिए ली हुई है, खाने पीने का इनका आप इतना ख्याल रखते हैं, क्या फ़ायदा है ये रखने का? जी रखने का फ़ायदा बस शौक के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है और ब्रीडिंग वगैरह इनकी आती है, बच्चे होते हैं, हम लोग उसको बड़ा करते हैं और सेल वगैरह भी करते हैं कब्स को। अच्छा। तो बस यही काम है। और बाकी जैसा कि आपको बताया कि खर्चा वगैरह तो पापा और चाचू को पता होता है, तो मैं तो बस शौक पूरा कर रहा हूँ। अगर कोई आपसे लेना चाहे तो वो रब्ता कर सकते हैं आपसे? जी सही, तो आप देख सकते हैं कि जी अगर आप भी शौकीन हैं, प्रॉपर परमिशन कहाँ से लेनी पड़ती है? जी वाइल्ड लाइफ से लाइसेंस लेना पड़ता है और हम लाइसेंस होल्डर हैं और गूगल वगैरह पे ईच एंड एवरीथिंग हमारा नाम आता है। बाबा यूसुफ फार्म है, उसके नाम से हमारा फार्म है और वो हर चीज उधर मतलब। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये डिफरेंट इसकी नस्लें हैं शेर की और टाइगर की, कौन कौन सी हैं? जी हमारे पास टैबी टाइगर है, वाइट टाइगर है, बर्बरी लाइन है और कॉमन लाइन भी है, अफ्रीकन लाइन भी है, मतलब इसकी काफी नस्लें होती हैं। और इनकी शक्लें भी डिफरेंट होती हैं, पता चल जाता है कि डिफरेंट नस्ल के? ऐसा ही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये मुझे बता दें कि क्या फ्यूचर का आपका प्लान है? आपने क्या इसी तरह इनका ख्याल रखने और इनकी तादाद बढ़ानी और इसी तरह से इनकी टेक केयर करते रहेंगे? जी इंशाल्लाह जब तक हो सकेगा हमसे हम लाजमी करेंगे, क्योंकि बाकी काफ़ी लोग हैं जो रख तो लेते हैं लेकिन उनसे एक्सपेंस पूरे नहीं होते तो वो उनको ऐसे भूखा रखते हैं। ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप शेर और टाइगर के अलावा भी कोई जानवर रखे हुए हैं? जी हमारे पास डॉग्स भी मौजूद हैं, हॉर्स भी मौजूद है। अच्छा। और हर एनिमल मौजूद है हमारे फार्म पे। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा
ये सिर्फ रखना बात ही नहीं होती, इस शौक को आपको पालने के लिए भी अच्छा खासा टाइम दरकार होता है, अच्छा खासा आपको बजट दरकार होता है। सो अपना कितना टाइम इनके साथ स्पेंड करते हैं पूरे दिन में? जी मैं कोशिश करता हूँ, स्टडी पहले मैनेज करता हूँ, उसके बाद जो जितना ज़्यादा टाइम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि इनके पास गुजारूँ। सही। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपके शौक को लेके आप चलते हैं, और अपने शौक को आप किस तरह है वो अपने बाकी चीज़ों के साथ लेके चल रहे हैं, ये समटाइम मुश्किल भी हो जाता है। अंश हमारे साथ मौजूद हैं एंड पे। अंश से उन शौकीन अफराद से जो कि इस तरह से जानवर अपने घर में पालना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज क्या होगा? अंश क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं उनको यही कहूँगा कि अगर तो आप लोग अगर इनके एक्सपेंस आप अफोर्ड कर सकते हैं इनको तो आसान नहीं है ये। जी तो लाजमी रखें, वरना आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जानवर हैं, वो जंगलात में रहते हैं, उनको एक खुला माहौल चाहिए होता है। तो अगर तो आप उनके एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लाजमी रखें, वरना आपको रखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपके लिए संभालना भी एक तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका खाना पीना, इनके रहने का अगर प्रॉपर इंतजाम ना हो तो ऑब्वियसली आप फिर शेर तो शेर या टाइगर तो टाइगर, या फिर आपको किसी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको प्रॉपर इनकी टेक केयर के लिए कोई ना कोई टीम रखनी पड़ती है, इसलिए इस शौक के लिए आपको अच्छा खासा जो है वो फिर बजट भी दरकार होता है, टाइम भी दरकार होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।